कल के क्लास में हम लोगों ने घोष वर्ण के बारे में चर्चा किया, अघोष वर्ण के बारे में चर्चा किया और एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर के जो व्यंजन है उसके बारे में चर्चा किया, जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। आगे जो है हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और फिर उष्म व्यंजन के बारे में पढ़ के जो व्यंजन की मूलभूत प्रकार हैं जिनको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनको पढ़ करके आज समाप्त कर देंगे। और फिर अगले लेक्चर में जो पूरा लेक्चर होगा वो उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा होगा कि कौन से वर्ण, कौन से स्वर और कौन से व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। तो 3 ठो प्रकार बताए थे ना जी कल के क्लास में। आज बनाइए, चौथा नंबर पॉइंट बनाइए। महाप्राण। 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 ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग पीछे की क्लासेस को देखें तो हम लोगों ने जो कल 2 प्रकार पढ़े थे, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ये दोनों जो वर्ण थे वो इन दोनों के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता था वो था घर्षण। कौन सा शब्द था? घर्षण। यानी कि इन दोनों को डिफाइन किया गया घर्षण के आधार पर। किसके आधार पर? घर्षण के आधार पर। अर्थात कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में घर्षण होता हो उसे कौन सा वर्ण कहा जाता है? घोष वर्ण। और जिसके उच्चारण में घर्षण न हो उसे कौन सा वर्ण? अघोष वर्ण कहा जाता है। हमने कहा सही बात है। अब जो अल्प प्राण और महाप्राण है इसके लिए कौन सा हम लोग पैमाना लेंगे? पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि व्याकरण जो होता है वो शुद्धता का ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस शुद्धता को हम कैसे पहचाने, उसका पैमाना क्या होगा? तो उसके लिए हमने व्याकरण के नियम और सिद्धांतों को लिया। ठीक इसी प्रकार से घोष वर्ण और अघोष वर्ण को डिफाइन करने के लिए हमने पैमाना जो लिया वो क्या था? घर्षण था। क्या था? घर्षण। उसी प्रकार से देखिए महाप्राण आता है और महाप्राण के साथ जो 5वां टॉपिक आपको पढ़ना है वो अल्प प्राण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्प प्राण। तो यदि आप जिस प्रकार से आपका घोष क्लियर हो गया तो घोष का क्लियरिफिकेशन अपने आप ही हो गया। उसी प्रकार से यदि आप महाप्राण को समझ लेते हैं तो अल्प प्राण आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मुख्य मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से घोष और अघोष को समझने के लिए हमें घर्षण को समझना पड़ेगा, वैसे ही अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए हमें वायु को समझना है। किसको समझना है? वायु को। यहाँ पे जो प्राण लगा हुआ है वो वास्तव में प्राण वायु है। क्या है? प्राण वायु। यानी कि किसके उच्चारण में कितना वायु मुख से निकलता है उसी के आधार पर इनके प्रकारों को बांटा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, महा का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। और अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। और इसका पैमाना क्या है? वायु। क्या है? वायु। यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। और वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या लगता हो? कम वायु लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो देखिए शब्दों में उसकी व्याख्या छुपी होती है। यदि आप शब्दों को समझने में सक्षम हैं, आगे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए अथवा सोशल साइंस ले लीजिए, यदि आप शब्दों को समझने में सक्षम है तो आपको परिभाषा अपने आप ही क्लियर हो जाए। और वास्तव में शब्दों की ही परिभाषा होती है। भले ही लोग बनावटी अपना मन से बना करके एक एक पेजेस का परिभाषा लिखवाते हैं, वो अलग बात होती है। वो वास्तव में परिभाषाएं नहीं होती हैं, उनसे संबंधित घटनाएं होती हैं। परिभाषाएं जो बनती हैं वो शब्दों के आधार पर बनती हैं। तो महाप्राण का तात्पर्य है वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या लगता हो? अधिक वायु लगता हो, कौन सा वर्ण कहलाएगा? महाप्राण। और वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु लगता हो, कौन सा वर्ण कहलाएगा? अल्प प्राण। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब जो थ्योरेटिकल बात है, तो थ्योरी है, वो क्या कहती है? अर्थात कि कौन कौन से वर्ण जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सम और विषम संख्या ये दो संख्याएं होती हैं। किसको किसको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे?
आप खड़े हो जाइए, आप सबसे पीछे, हाँ आप ही, हाँ आप ही, हाँ, नहीं 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 नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। सम संख्या किसे कहते हैं? बैठ जाइए। मैं आप बताई थी ना, बताइए विषम संख्या किसे? बहुत सुंदर, विषम संख्या कहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो ये सम संख्या और विषम संख्याएं हैं। अब आपको दिखाते हैं। स्पर्श व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, पिछले क्लास में बताए थे। एक वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? 5। कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। अब देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना कुल वर्ण है। एक वर्ग में यदि मैं आपसे पूछूं, जैसे में कि देखिए पहला वर्ण क हो जाएगा क वर्ग में, दूसरा ख, तीसरा ग, तीसरा घ और चौथा पांचवा अंग। देखिए ये कुल 5 वर्ण हैं। अब इसमें यदि मैं पूछूं आपसे, यदि 1, 2, 3, 4, 5 में सम संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहिएगा? 2 और 4, 2 और 4। तो महाप्राण जो आता है वो सम संख्या में आता है। किस में आता है? सम संख्या में। अर्थात कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। और यदि मैं इससे विषम छांटने के लिए बोलूं तो आप कहिएगा एक। एक तो हालांकि विषम नहीं होता है, उसकी प्रकृति दूसरी है, एक विषम में नहीं गिना जाता है। लेकिन मान के चलना है कि 3 और 5 के साथ एक भी आ गया, ठीक है ना? तो 2 और 4 को यदि हटा दिया तो 1, 3, 5 बचा कि नहीं बचा? और मान के चलते हैं कुछ समय के लिए, समझना है हमको, एक भी विषम है तो इस 1, 2, 3, 4, 5 में 3 विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? 3। 1, 3 और 5। तो विषम संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्प प्राण के साथ चलता है, और जो सम संख्या का कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ चलता है? महाप्राण के साथ। इससे ये ट्रिक है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना व्याकरण के बुक में मिलेगा, ना यूट्यूब पर मिलेगा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। ये हमारी थ्योरी है समझने के लिए। तो याद रखिएगा कि महाप्राण इक्वल टू सम संख्या, महाप्राण इक्वल टू क्या होगा? सम संख्या। और अल्प प्राण इक्वल टू क्या होगा? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे घोष वर्ण में भी कुछ अलग से वर्ण आकर के जुड़े और अघोष वर्ण में भी कुछ अलग से आकर के वर्ण जुड़े, तो महाप्राण में जो अलग से आकर के वर्ण जुड़ते हैं वो कौन कौन से जुड़ते हैं? तालाव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स और ह। ये 4 जो होते हैं वो आकर के किसमें जुड़ जाते हैं? महाप्राण में। आप ध्यान से जब देखिएगा तो तीनों स के साथ साथ अ का जो उच्चारण होता है उसमें अधिक वायु मुख से निकलता है। अभी आप यदि बोलें तो आप पाएंगे कि स जब आप बोलिएगा, ह बोलिएगा तो अधिक वायु मुख से निकलता है। आप घर पे जितना भी लिखवा रहे हैं, घर पे जाके अनुभव जरूर कीजिए, क्योंकि जितना भी चीज प्रैक्टिकल करिएगा जब तक नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और एग्जाम में बैठे रहिएगा तो एक ही चीज काम आता है, प्रैक्टिकल किया हुआ, जो आप खुद से अनुभव किए हुए हैं। मान लीजिए कि अचानक आपको पढ़ाए हैं हम, अ का उच्चारण किस स्वर तंत्र के किस भाग से होता है, तो आप अचानक जो है कंफ्यूजन में पड़ गए कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अ का हमने कहा कुछ नहीं, अ बोलिए। तो यदि आप अ बोलिएगा तो यदि कोई भाग हिलेगा तो कंठ हिलेगा। क्या हिलेगा? कंठ। अ बोलिए, अ। यदि आप कंठ को स्पर्श करके देखिएगा तो कंठ हिल रहा है, तो उसी समय आप टिक मारिएगा, जो कंठ है वो सही ऑप्शन होगा। तो ये प्रैक्टिकल करके देखने वाली चीजें हैं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए महाप्राण क्या होता है? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कैसा वायु लगता हो? अधिक वायु लगता हो, महाप्राण कहलाता है। थ्योरेटिकल तौर पर चले तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण के साथ साथ तालाव्य स, मूर्धन्य स, दांती स और ह जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? अब एक प्रश्न और उठता है, जैसे कल बताए थे, कल के क्लास में आ पाए थे? खड़े हो जाइए। ठोस वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? बैठ जाइए। आप बताइए। आप नहीं नहीं, उनके अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? आप ही, हाँ आप ही, हाँ। घोष वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए, आप ही। हाँ हाँ हाँ, सही बता रही हैं। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे प्रश्न उठाऊं कि महाप्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो इसमें पूरा कितना आता है? 5 आता है। और इसमें भी कितना आता है? 5 आता है। और 5 5 कितना होगा? 10। और 10 यहाँ पे कितना है? 4। तो 10 4 कितना हो गया? 14। यानी कि महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? नोट कीजिए।
एरो बना के लिखिए, महाप्राण के सामने एरो बना के लिखिए। वैसे वर्ण, वैसे वर्ण वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगती हो, अधिक वायु लगती हो, महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। ऐसे हो गया जी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब नोट पॉइंट जो लिखवाएंगे हम बता चुके हैं पहले से ही कि नोट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एमसीक्यू आप लोग का होगा वो नोट से ही ज्यादा पूछेगा। आप लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं, वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के सिद्धांत पर हम चलते ही हैं। नोट 1 बना के लिखिए, नोट 1 बना के लिखिए। अब मुख्य जो थ्योरी है जो आपको व्याकरण की पुस्तक में मिली है वो क्या है, लिखिए। प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्ण के साथ साथ तालाव्यश, मूर्धन्यश, दान्त्यश, तथा ह महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण के अंतर्गत आता है। एक सूत्र आपको दे दे रहे हैं, महाप्राण इक्वल टू सम संख्या। महाप्राण इक्वल टू सम संख्या। वर्ग में जो वर्ण है, यानी कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और पांचों वर्णों में यदि सम संख्या को ढूंढा जाए तो 2 और 4 जो होता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो महाप्राण इक्वल टू सम संख्या है हमारा सिद्धांत। इसको यदि आप लिख लीजिएगा तो कहीं पे भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। नोट 3 बना के लिखिए, नोट 3 बना के लिख लीजिए। महाप्राण में, महाप्राण में लास्ट में पूछेंगे भी तो इसको क्लियर करते चलना है। महाप्राण में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 14। हाँ लिख लेना है, कुल वर्णों की संख्या 14 है। अल्प प्राण को हम लोग समझ चुके हैं। अल्प प्राण क्या होता है, तो प्राण का तात्पर्य वायु से, किससे है, वायु से। और अल्प का अर्थ होता है कम, जिसके उच्चारण में कम वायु लगता है वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। अब देखिए यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस को निकाल सकता है।
कि जिसके उच्चारण में कम वायु लगता है कौन सा कहलाता है? अल्प प्राण। तो इसको हर एक तरीके से क्लियर करते चलना है, लास्ट में पूछेंगे, जाते जाते आज प्रसादी दे के जाएंगे, समझ में आया कि नहीं? अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण लिखिए, नोट करिए, परिभाषा लिखिए अल्प प्राण का। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु लगता हो, अल्प प्राण कहलाता है। तो उच्चारण में कम वायु लगता हो अल्प प्राण कहलाता है। जैसे हाँ, जिनके अच्छा उच्चारण में कम वायु लगता हो, जैसे में लिख लीजिए ज। अच्छा, एक और चीज आप लोग को बताना था इसमें, लिख लीजिए आप लोग, याद ही कर लीजिएगा। चलिए देखिए, किस प्रकार से घोष वर्ण में भी अलग प्रकार के वर्ण आके जुड़े, अघोष में भी जुड़े, महाप्राण में भी तालाब व मूर्धन्य स दांति स के साथ साथ ह जुड़ा, उसी प्रकार से अल्प प्राण में कुछ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। कौन कौन सा वर्ण जुड़ेगा? य, र, ल और व जो है वो किस में जुड़ता है? अल्प प्राण में जुड़ता है। आप देखिएगा, य, र, ल और व जब आप बोलिएगा तो उसके उच्चारण में अपेक्षाकृत तालाब स्व मूर्धन्य स दांति स्व और ह की अपेक्षा जो होता है वो कम वायु लगता है। अनुभव करने वाला चीज है, अभी नहीं, आप लोग जब रास्ते में जाइएगा अथवा घर पर बैठिएगा तो एकाग्र चित्त होकर के जो है आप लोग जब स्मरण करिएगा तो आप पाइएगा कि जो है वो थ्योरी सही लिखवाई गई है और व्याकरण शास्त्रियों ने जितना भी सिद्धांत दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है और विज्ञान की तरह सारा जो है वो प्रमाणिक है। तो याद रखिएगा कि इसमें अब कौन कौन सा आया था, तो हमने बताया था कि महाप्राण में जो होता है वो सम संख्याएं आती है। क्या आती हैं? सम संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 में से यदि बात किया जाए तो 2 और 4 सम संख्या, तो इसको महाप्राण के लिए क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। अब बचा 1 3 और 5, यानी कि नोट पॉइंट क्या बनेगा अथवा थ्योरी क्या बनेगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के साथ साथ य, र, ल और व जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। अब देखिए ध्यान से, आप क और अंग को बोलिए और ख और घ को बोलिए, आपको पहले ही वर्ग में जो है वो अंतर दिखाई दे देगा। कौन बोल रहा है जी? कौन बोला? कोई बोला ना अभी? कौन बोला? डरना नहीं है। आप बोले? दिखाई दे रहा है? क्या बोला? अच्छा, ख बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना है तो अच्छे तरीके से खड़े होके बोलना है। यही अनुशासन है, क्लास में बैठ के नहीं बोला जाता। बोलना है तो खड़े होके बोलिए, यदि आप बोले तो अन्य लोग भी जो है वो सुने आपको। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बीच में इसको टोका टोकी कहा जाता है। खड़े होकर बोलिएगा। अच्छा, बाद में भी बोले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको सीखना है। यदि आप अनुमति लेकर के खड़े होकर के बोलते हैं तो आपका अधिकार है, और यदि बीच में बोलते हैं तो फिर टोका टाकी उसको कहा जाता है। जब आप सदन में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या मतलब होता है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अल्प प्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगे, कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण के में कौन कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के साथ साथ य, र, ल और व जो होता है वो क्या आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। चलिए नोट करिए, नोट 1 बनाइए, नोट 1।
देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रथम और पंचम वर्ण के साथ साथ य, अ, त तथा व अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। खड़े हो जाइए महाशय। काहे के लिए हंस रहे थे? हाँ? बैठिए बैठिए बैठिए। हो गया जी। अब यदि हम संख्याओं को पूछें कि अल्प प्राण में कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो देख लीजिए इसका भाग में 5 आ जाएगा, इसके भाग में 5 आ जाएगा, इसके भाग में 5 आ जाएगा, और इसमें कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी कि अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 19 है। नोट 2 में लिखिए, नोट 2 में लिखिए अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या 19 है। अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 19। बहुत सुंदर। अब जो हमारा थ्योरी है वो लिखवा ले रहे हैं, लिखिए नोट 3, नोट 3। अल्प प्राण इज इक्वल टू विषम संख्या। इससे आपको आसानी से याद रहेगा। अल्प प्राण इज इक्वल टू विषम संख्या। अब जो 2 पॉइंट आने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स ऑफ योर संस्कृत ग्रामर। संस्कृत व्याकरण के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में जो 2 प्रकार आते हैं वो व्यंजन के, वो यही हैं। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट बचेगा, वो बता करके पूरा समाप्त करेंगे। हो गया जी पूरा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आता है वो अंतःस्थ व्यंजन आता है। कौन सा आता है अंतःस्थ व्यंजन। इसका नाम भी आप सुने होंगे, अंतःस्थ व्यंजन। इसको समझाने से पहले अंतःस्थ व्यंजन का दूसरा नाम होता है अर्धस्वर व्यंजन। क्या होता है अर्धस्वर व्यंजन। इसका दूसरा नाम होता है अर्धस्वर व्यंजन। इसका तात्पर्य क्या है। अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब क्या होता है आधा। जो आधा स्वर हो और आधा क्या हो व्यंजन हो। अब आपको कॉन्सेप्ट बड़ा दिखाते हैं, लॉजिक है बहुत प्यारा सा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कैसे होता है। देखिए आप लोग विवाह में तो जरूर जाते होंगे, लगन चालू होकर तो पूरी चापे जा लो नु। अब देखिए विवाह में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं 2 पक्ष। एक होता है वर पक्ष और एक होता है वधु पक्ष। लेकिन जो इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है उसे हम लोग अपने भाषा में अगुवान कहते हैं। क्या कहते हैं अगुवान। तो जो अगुवान महाशय होते हैं वो लड़की वाले के यहाँ भी जो पूरी चापने के लिए जाते हैं और लड़के वाले के यहाँ भी जाते हैं। उसी प्रकार से ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये महाशय जो है वो स्वर के यहाँ भी जाते हैं और व्यंजन के यहाँ भी जाते हैं। यानी कि जो दोनों ओरे पूरी चापेला
ओकरा के अगुवान कहल जाला, जना के मीडिएटर भी कहल जाला। और अंतःस्थ व्यंजन जो है वो क्या होता है, स्वर का भी गुण धारण करता है और किसका, व्यंजन का भी गुण धारण करता है। तो अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा जो है वो उसके दूसरे नाम के आधार पर बनती है कि वैसे व्यंजन जो स्वरों के भी गुण धारण करते हो और व्यंजन के भी गुण धारण करते हो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब थोड़ा आपको अंग्रेजी ग्रामर का भी बारे में बता देते हैं। देखिए वास्तव में अंग्रेजी में वोवेलों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। ए, ई, आई, ओ, यू, हमने कहा सही बात है। लेकिन एगो और आता है जिसका नाम है सेमी वोवेल। क्या नाम है, सेमी वोवेल। जैसे में यदि मैं यहां पर लिख दूं, इसको आप क्या पढ़िएगा, आवर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, आवर। अब जब आप आर्टिकल्स पढ़िएगा एडजेक्टिव में तो आप पाइएगा कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो तो इसको आप आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर। और अभी आपने संस्कृत की जो आ होता है वो क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। और स्वर को ही तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि ए लगाया जाए कि एन लगाया जाए तो क्या लगाइएगा, एन। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जो एच बना वो क्या बन गया, वॉवेल बन गया। क्या बन गया, वॉवेल। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछा जाए कि एच वास्तव में है क्या, तो ये एक प्रकार का क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यानी कि अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन में आता कौन कौन सा है, तो य, र, ल और व आता है। य, र, ल और व आता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। यानी कि य, र, ल और व जो है वो कभी कभी स्वरों की तरह उच्चरित होते हैं, स्वरों की तरह उच्चारित होते हैं, स्वरों की तरह बोले जाते हैं। और कभी कभी इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह भी होता है। इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन कहा जाता है। यानी कि ये आधा स्वर भी होता है, इसमें आधा स्वर का भी गुण होता है और आधा व्यंजन का भी गुण होता है। 12th क्लास में जाइएगा तो आपके हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शंकर जी का गुण विद्यमान होता है, आधा पार्वती जी का गुण विद्यमान होता है। तो उसी प्रकार से आपको ज्यादा समझ में आया होगा अगुवान वाला लॉजिक, क्योंकि आप लोग के प्रैक्टिकल जीवन में समझ में आया कि नहीं। तो ये एक प्रकार के अगुवान है जो स्वर के यहाँ भी जाएंगे, लड़के वाले की तरफ भी जाएंगे और लड़की वाले की तरफ भी जाएंगे। यानी कि स्वर पक्ष में भी जाएंगे और व्यंजन पक्ष में भी जाएंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, सबसे भी वीआई क्वेश्चन कहां से उत्पन्न होता है कि बताइए कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, अर्धस्वर व्यंजन। क्या नाम है, अर्धस्वर व्यंजन। इसी से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि जब आप कोई ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे पूरा वर्ण प्रकरण पढ़ा करके, वर्ण विचार पढ़ा करके, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। प्रैक्टिस करवाएंगे उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। पहला जो टेस्ट था वो बेसिक स्तर का टेस्ट था। हमको आशा नहीं था कि 30 में 30 कोई लाएगा, लेकिन वो आप लोग इतना मेहनत किए, वो आपकी पराकाष्ठा है। आप लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब से पहले प्रैक्टिस, उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम देंगे, ताकि इस क्लास में बैठे हुए हर एक व्यक्ति का जो नंबर है वो जो होता है ना, कंपटीशन होना चाहिए। आपको यदि आगे निकलना है तो उसके बाद एक और काम होगा, अब की बार से इंटरव्यू भी होगा। ऐसे नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस को बताना होगा, क्योंकि वहां पर भी क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। क्योंकि यदि वहां पर आप जाइएगा, टीचर बोलेगा कि आप गलती लिखे हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि नहीं हम सही लिखे हैं, आप गलती लिखे हैं। हम जब आरटीआई करने वाले थे बिहार बोर्ड में, तो हमारे समक्ष प्रश्न आया कि यदि आपके प्रश्नों को गलती काटा गया है तो शिक्षक को बुलाया जाएगा जिसने आपके कॉपी को चेक किया है, और वो बोलेगा कि इस कारण से हमने इनकी कॉपी को चेक किया है। अब वर्तनी की त्रुटि है, किसकी त्रुटि है, तो आपको सिद्ध करना हो कि नहीं हम सही लिखे हैं और आप इसको गलती काटे हैं। तो इस प्रकार से तैयार आपको होना है। हम बोले थे कि उस तरीके से तैयार करेंगे कि आपके अंदर शास्त्रार्थ का कौशल विकसित हो जाए, वो कैपेसिटी आपके अंदर हम देंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है, वैसे व्यंजन जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हो। कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और इसका दूसरा नाम क्या है, अर्धस्वर व्यंजन। और कौन कौन से हैं, तो य, र, ल और व। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। और वही लिखना ही नोट कहलाता है। धीरे धीरे आप लोग हमारी भाषा को समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए वैसे वर्ण, वैसे वर्ण, नहीं नहीं हम लिखवाएंगे, इसको अभी नहीं लिखना है, इसको हम नोट में लिखवाएंगे। केवल अंतःस्थ लिखना है। वैसे वर्ण
जो स्वर के साथ साथ व्यंजन का भी गुण धारण करते हैं, व्यंजन का भी गुण धारण करते हैं, व्यंजन का भी गुण धारण करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हो गया। नोट 1, अंतःस्थ वर्ण को, अंतःस्थ वर्ण को अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। नोट 2, इनकी कुल संख्या 4 है। नोट 3 बना के लिख लीजिए। य, ट, त, प तस्थ व्यंजन है। हो गया जी। तो अंतःस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। और इसका दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर व्यंजन। क्या नाम है? अर्धस्वर व्यंजन। चलिए अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो प्रकार आता है, अब लास्ट चल रहा है, व्यंजन अब समाप्त होगा। सुनिए ध्यान से, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन का। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन का। आप लोग तो साइंस के विद्यार्थी हैं, ऊष्म का अर्थ आप लोग समझते होंगे अथवा ऊष्मा का अर्थ समझते हैं। कौन कौन, किसको किसको पता है ऊष्मा क्या है, अथवा ऊष्मा किसे कहते हैं, अथवा ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? पता है आपको? और किसी को? ऊष्मा का अर्थ होता है, आप लोग केमिस्ट्री में जब पहला चैप्टर पढ़िएगा तो एक वियोजन अभिक्रिया आती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उसमें एक आता है उष्मीय वियोजन। उष्मा का अर्थ होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, और उष्मा का अर्थ होता है गर्मी। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्मी की सहायता से टूटता, उसे उष्मीय वियोजन कहा जाता है। अर्थात कि उष्मा का अर्थ क्या होता है? गर्मी होता है। क्या अर्थ होता है? गर्मी। यानी कि वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से क्या निकलती हो? गर्मी निकलती हो, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। सुन लीजिए ध्यान से फिर से, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कहां से बोले जाते हैं? मुख से बोले जाते हैं। यानी कि वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में मुख से क्या निकलती हो? गर्मी निकलती हो, उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। अब आपको प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। 3 प्रकार के स है और ह है। इन जब चारों का उच्चारण करिएगा तो मुख से गर्मी निकलेगा। तालाव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स और ह। जब बोलिएगा तो मुख से गर्मी निकलेगा ही निकलेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ लगाइए और बोल के दिखिए, आप खुद अनुभव करिएगा। जितने भी वर्ण है प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उष्म व्यंजन क्या है? वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या निकलती हो? गर्मी निकलती हो, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? देखिए अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, एक ही प्रकार का व्यंजन है या फिर एक ही व्यंजन है, वो अलग अलग स्थानों पर कैसे आ जा रहा है? हुआ कि नहीं होगा? तो देखिए, व्यक्ति एक ही होता है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके टीचर हो गए, बाहर जाएंगे आपके भैया हो जाएंगे, छोटे भैया हो अथवा बड़े भैया हो। घर पे जाएंगे तो अपने मम्मी के बेटे हो जाएंगे, दादाजी के नाती हो जाएंगे। मामा गांव जाएंगे तो अपने मामा के भांजे हो जाएंगे।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति एक ही होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संबंधों के कारण उसे अलग अलग पुकार का नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से व्यंजन एक ही है, लेकिन चूंकि अलग अलग इसके कर्म हैं। और जैसे देखिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ। यदि मैं दरोगा जी बन गया तो दरोगा जी हो गया, यदि वकील साहब बन गया तो वकील साहब हो गया, डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया तो डॉक्टर हो गया। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग कर्मों के आधार पर उसके धर्म भी जो है अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो वैसे ही व्यंजन ही अलग एक ही है, लेकिन अलग अलग इसकी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग प्रकार बनते जा रहे हैं। आपके सिलेबस में जौन जौन सा प्रकार है वो हम करवाएंगे। और जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से निकलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जितने भी रुझान है, जितना भी उलझन है, वो सब हम खोलेंगे जब प्रैक्टिस सेट में आएंगे। जब प्रैक्टिस सेट के रण में उतरेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट बेसिक स्तर से क्लियर करवाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, और यदि कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए। पहले ये समझ लीजिए, उष्मा का अर्थ क्या होता है? गर्मी। और वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से क्या निकलती हो? गर्मी निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कौन कौन सा है ये? तो तालाव्य स, धन्य स, दांत्य स और ह जो है वो क्या है? उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। एक और प्रश्न पूछ सकता है, और ये वीवीआई प्रश्न है कि उष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए लिखिए। वैसे व्यंजन इनके उच्चारण में मुख से उष्मा उष्मा गर्मी निकलती हो, उष्म व्यंजन कहलाता है। उष्म व्यंजन कहलाता नोट 1 बना के लिखिएगा। नोट 1 बना के लिखिएगा। उष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है जी? 4। नोट 2 बना के लिखिए। तालाव्य स, मूर्धन्य स, दांती स तथा ह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तालाव्य स, अन्य स, स तथा ह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब पूरा क ख को हम लोग पढ़ लिए, लास्ट में 3 गो बच गया, छ, त्र और ज्ञ। ये भी एक प्रकार का व्यंजन है, लेकिन वास्तव में ये वर्ण नहीं माना जाता। वर्ण इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि व्याकरण कहता है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा संभव न हो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। लेकिन छ, त्र और ज्ञ का टुकड़ा होता है, इसीलिए इसे हम लोग व्यंजन में ना गिन करके अलग इसको रखते हैं। व्याकरण की भी जब आप पुस्तक निकालेगा उसमें अलग एक कोने में इसको रखा जाता है। लेकिन इसे कहा क्या जाता है? इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। देखिए, इसको भी अलग करके लिखिएगा अथवा साथ में लिखिएगा, कहीं पर भी लिखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। कोई यदि प्रश्न पूछे कि देखिए वर्ण जो होते हैं उनका तो टुकड़ा संभव नहीं है, लेकिन इन तीनों का टुकड़ा तो हो रहा है, हमने कहा सही बात है, इसीलिए इन्हें जो है
वर्ण की दृष्टि में नहीं माना जाता है, लेकिन व्याकरण शास्त्रियों ने कहा कि हिंदी की परंपरा चली आ रही है कि छ तरह ग जो है बच्चे साथ में ही लिखते हैं अथवा साथ में पढ़ा जाता है, तो इनका भी स्थान कहीं पे होना चाहिए। तो इनको जो है संयुक्त व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन। अब प्रश्न उठेगा कि इसे व्यंजन क्यों कहा गया? प्रश्न उठना चाहिए। ऐसे ही संयुक्त करके इसको छोड़ देना चाहिए। संयुक्त का अर्थ होता है जुटा हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुटा हुआ। प्रश्न उठता है कि इसे व्यंजन क्यों कहा जाता है? व्यंजन और उस वर्ण को कहा जाएगा जिसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाए? स्वर की। किसकी सहायता ली जाए? स्वर की सहायता ली जाए। तो इसके भी उच्चारण में चूंकि स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की। इसलिए इसे व्यंजन कहा जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब कौन कौन से है हमने, अच्छा पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा लेते हैं। तो वैसा व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से अथवा जुटने से बना हुआ हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि छ है, इसे छ नहीं पढ़ा जाता, इसे छ पढ़ा जाता है। कैसे उच्चारण इसका होगा? देखिए यहाँ पर क लगा हुआ है, मूर्धन्य श लगा हुआ है, और साथ में अ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। यदि हम आपसे प्रश्न पूछे कि अ जो है एक प्रकार का स्वर है कि नहीं है? है। इसके उच्चारण में अ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जिसके उच्चारण में यदि हम स्वर की सहायता लेते हैं वो व्यंजन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, छ उच्चारण में दो या दो से अधिक व्यंजन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? तो लगे हुए हैं। यहाँ पर कौन प्रकार का क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। हमने कहा सही बात है। और ये भी एक प्रकार का क्या है? व्यंजन ही है। हमने कहा सही बात है। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिले तब उसे संयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त अथवा जुटा हुआ कहा जाता है। और चूंकि इसमें स्वर की सहायता ली गई है, किसकी सहायता ली गई है? स्वर की सहायता ली गई, इसीलिए इसे व्यंजन कहा गया है। तो परिभाषिक शब्द यदि बनाया जाए तो वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो या दो से अधिक व्यंजनों के साथ साथ स्वर भी लगा हो, तो ये थोड़ा कलिष्ठ हो जाएगा। लेकिन यदि ये हम देखें कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में जुट करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तब उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े होंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में यदि देखा जाए तो यदि चीनी है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। मान लीजिए चीनी ले लिए, उसके बाद क्या ले लीजिए? दूध ले लिए, और उसके बाद चाय पत्ती ले लिए, ठीक है ना? और इन तीनों के मिलने से क्या बनेगा? चाय बनेगा। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि ये दूध है, चीनी है, चाय है, और इससे बना क्या? चाय पत्ती, इसके बाद चाय बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये लॉजिक्स हैं जो कि आपके सामान्य जीवन में प्रयोग होते हैं, और इसके द्वारा आपको समझ लेना है, ठीक है ना? अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अंतःस्थ व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से लड़कों को समझ में आया होगा, और और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से लड़कियों को समझ में आया होगा। तो हर एक तरीके के लॉजिक्स हैं, अपने सामान्य जीवन से लॉजिक्स को उठाना है और सीख लेना है कैसे भी। तो समझिए संयुक्त व्यंजन क्या है? वैसे व्यंजन जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में जुटे हों और उनसे एक नए वर्ण का निर्माण हुआ हो, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि वह कौन सा वर्ण है अथवा वह कौन सा व्यंजन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन जुटे हुए रहते हैं? तो कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। जब दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करें, एक नए वर्ण का निर्माण करें, तब उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तब उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।
नोट 1 बना के लिखिए, नोट 1। अब देखिए जो 3 है, 6, 13 और इसको नोट में लिखवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछ देता है बताइए 6 का सही खंड कौन सा है। तो उस स्थिति में आपको तोड़ करके दिखा दे रहे हैं, वो क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर वो आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये वाला 100 दे देगा, अथवा ये वाला 100 दे देगा, तालाब 100 दे देगा, दांत 100 दे देगा, और उसके बाद आपको मूर्ख बना देगा। तो याद रखना है, मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। कौन से स का प्रयोग होता है? मूर्धन्य स का। मूर्ख नहीं तो वैसे भी चतुर है। उसके बाद आता है त्र, आधा त, धन अ आता है। इसको नोट 2 में लिखना है, और नोट 3 में लिख लेना है क्यों, क्या बना लीजिए। हाँ, इस पे हाँ, स्र का स धन र होता है, स धन र धन अ लिख लेना। हो गया जी। जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें अन्न और अह छूटा हुआ था, आप लोग को याद आ रहा है? 13 स्वरों में हम लोगों ने अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ री हर्ष हरस्वरी दीर्घरी ए ऐ ओ औ तक पढ़कर हम लोगों ने छोड़ दिया था, अन्न और अह छूटा हुआ था। अब इसके बारे में छोटा सा चर्चा करके हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ये आप लोग का हो गया। चलिए देखिए, वास्तव में अन्न को संस्कृत में अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। ये आपको बहुत जगह कार्य करेगा। आगे जो है जब अनुवाद बनाएंगे तो बार बार बोलेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग करिए। संधि बनाएंगे, हम आगे चलेंगे, अगला जो क्लास होगा संधि का ही होगा। संधि जब बनाएंगे तो बार बार बोलेंगे कि अनुस्वार लगाइए। और अनुस्वार, अनुस्वार का डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर अनुस्वार जो होता है, एक और शब्द आता है हलंत। क्या आता है? हलंत। एक प्रश्न पूछता है हलंत क्या होता है, किसी भी शब्द के नीचे इससे लग जाता है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे ऐसे लग। तो हलंत जो होता है, पूछता है प्रश्न, बड़ी वीवीआई प्रश्न है कि हलंत जो होता है वो किसी भी शब्द में लग करके उस शब्द का अर्थ क्या कर देता है, आधा करता है कि पूरा करता है, आधा कर देता है। तो ये भी एक वीवीआई प्रश्न है कि हलंत जिस भी शब्द के अंत नीचे लग जाता है अथवा जिस भी वर्ण के साथ लग जाता है उसका अर्थ क्या कर देता है, आधा कर देता है। उसके बाद यदि बात किया जाए तो जो अनुस्वार है और विसर्ग है, इनका बड़ी व्यापक महत्व है संस्कृत में। वो आगे की क्लासेस में चर्चा चलेंगी। और हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक चालू करे, प्रत्यय चालू करे, संधि चालू करे, अनुवाद प्रकरण चालू करे, 32 नंबर का टॉपिक है अनुवाद प्रकरण का, उसमें भी बार बार चर्चा आएगी तो अनुस्वार और विसर्ग की आएगी। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, बार बार बोलेंगे ये यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करिए। देखिए ये मूल शब्द है, यदि इनको बेसिक स्ट्रक्चर है। हम बार बार अब अन्न थोड़ी ना बोलेंगे कि अन्न अन्न, हम बार बार अनुस्वार बोलेंगे। यहाँ पे अनुस्वार लगाइए, वहां पे विसर्ग लगाइए। तो क्लियर कर लीजिएगा, जो अन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और जो अ होता है उसको क्या कहा जाता है, विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर आयोगवाह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयोगवाह। यानी कि आयोगवाहों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। आयोगवाह कौन कौन से हैं, अन और अह मिलकर के क्या बनाते हैं, आयोगवाह बनाते हैं। यानी कि यदि पूछा जाए कि अन और अह, जैसे में अ आ की पूरी कैटेगरी स्वर के अंतर्गत जाती है। किसके अंतर्गत जाती है, स्वर के अंतर्गत। सही बात है। जो क ख अगर चलता है उसकी जो कैटेगरी जाती है वो किसके अंतर्गत जाती है, व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, व्यंजन के अंतर्गत। वैसे ही अन और अह का जो जाति है वो आयोगवाह है। क्या है, आयोगवाह। तो वैसे यदि प्रश्न पूछ दे कि आयोगवाहों की कुल संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। और अन्न को क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और अह को विसर्ग। तो उसी में नीचे से नोट लगाना है, नोट 4, उसी में नोट लगा लेना है, नोट 4। देखिए, अन्न को अनुस्वार, अन्न को अनुस्वार,
तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। तथा दोनों को सम्मिलित रूप से तथा दोनों को सम्मिलित रूप से तथा दोनों को सम्मिलित रूप से आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से आयोगवाह कहा जाता है। तो वर्ण प्रकरण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सोमवार को जब हम व्याकरण की क्लास में मिलेंगे, बस उच्चारण स्थान पढ़ना है, फिर वर्ण के क्लास समाप्त होगा और आगे की 2 क्लासेस जो होंगी उसमें हम लोग प्रैक्टिस केवल करेंगे, पूरा चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे और फिर शनिवार को टेस्ट होगा। कल की क्लास में जो है वो साहित्य की क्लास चलेगी, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आज की क्लास में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, किसी को दिक्कत? चलिए, इति श्री रेवा खंडे आदि शिक्षण शैलम समाप्तम। आज की सभा